आप सुन रहे हैं चोरों की बारात का भाग 3। हम अभी मिस्टर लोबो के पास जा सकते हैं और 1 करोड़ रुपए के साथ लौट सकते हैं। उसके स्वर में आशा का पुट था। हाँ, जा सकते हैं और वहीं से इकट्ठे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। क्या मतलब? वो हम दोनों को ख़त्म कर देगा। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उससे मिला हूँ। वो चुसका हुआ आम है, उसके कब्र में पाँव है, फिर भी निहायत खतरनाक आदमी है। वो येन ऐसा ही करेगा। नहीं करेगा क्योंकि वो खामोश हो गई। क्योंकि क्या? तुम देखना, देखना वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब सेवियों के साथ कर सकता था तो हमारे साथ क्यों नहीं कर सकेगा? सेवियों को अंदेशा था, महज अंदेशा था, जो कि सेवियों जैसा माइंड सेट वाला शख्स को हमेशा होता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। कर्टसी मिस्टर लोबो जैसे अंजाम से वो खौफ ज़दा था, वैसे ही उसका होता। मिस्टर लोबो क्रिश की फिराक में पहले ही बहुत पैसा खर्च कर चुका है। अब खर्चे के आखिरी किस्त बचाने के लिए वो 2 खून करने पर या कराने पर आमादा हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं है। मैंने किया यकीन तुम्हारी बात पर। एक बात बताओ, यहाँ मिस्टर लोबो हमारे सामने बैठा है? नहीं, कैसे होगा? तो फिर उसका जिक्र बतौर लोबो नहीं हो सकता। साथ मिस्टर लगाना क्यों ज़रूरी है, वो भी उसकी गैर हाजिरी में? वो हंसी। क्या हुआ? उसका नाम ही मिस्टर लोबो है। क्या? जी। श्री प्रकाश नाम होता है कि नहीं होता? होता है। उसमें श्री सम्मान सूचक प्रीफिक्स होता है। नहीं, नाम का हिस्सा होता है। तो क्या समझे? श्री प्रकाश के स्टाइल में उसका नाम मिस्टर लोबो है। एग्जैक्टली। तो उसे आदत से बुलाना हो तो मिस्टर मिस्टर लोबो बोलना पड़ेगा। ऐसा बोलता तो कोई नहीं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा जैसे श्री प्रकाश। कमाल है। वो कहता है लोगों में अदब नहीं, तहजीब नहीं, तमीज़ नहीं, नहीं जानते एक उम्र दराज शख्स से कैसे मुखातिब हुआ जाता है, इसलिए उसने अपना नाम ही मिस्टर लोबो रख लिया है। वाह, क्या बात है। तो फिर अब एक आखिरी बात सुनो, फुल एंड फाइनल बात सुनो, जिसके बाद कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। क्या? क्रिश मेरे पास नहीं है। क्या? लेकिन अब उसे तलाश करने का मेरा इरादा बराबर है। जिस शय की वजह से मैं नाहक कांटों में घसीटा जा रहा हूँ, अब उसकी शक्ल देखने का तमन्नाई मैं भी हूँ। उसकी शक्ल पर ऐसे भाव थे जैसे उसने कुछ सुना ना हो। तो क्रिश तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है, एंड दैट्स गॉड्स ट्रूथ। कुछ कहने की कोशिश में उसके होठ कांपे, लेकिन मुंह से आवाज़ ना निकली। फिर उसने अपनी विस्की के जाम में पनाह पाई। परसों शाम 5 बजे के करीब वो मुझे काल भैरव चौक में दिखाई दिया था। उसके बाद रात 1 बजे मैंने उसे अपने होटल के कमरे के फर्श पर मरा पड़ा पाया था। क्रिश की तलाश में हमें उसकी ज़िंदगी के इन आखिरी 8 घंटों को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। शुरुआत तुमसे करते हैं। तुम बोलो, तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? वो सोचने लगी। लंच के बाद कोई 3 बजे के करीब वो मुझे हमारे होटल के कमरे में छोड़कर गया था। उसके बाद वो वहाँ से लौट कर ही नहीं आया। जब रात पड़ने लगी थी, गहरी होने लगी थी, तो मुझे उसकी चिंता सताने लगी थी। इंतज़ार से तंग आकर आखिर मैं उसकी तलाश में निकली थी, तो देर रात वो मुझे राह चलता दिखाई दिया था और लगता था जैसे टुन हो, जबकि मुझे मालूम था कि वो टुन होने जितना कभी पीता नहीं था। तुमने उसे बुलाया? नहीं, लेकिन उसके व्यवहार में, क्योंकि मैं सस्पेंस में थी, इसलिए मैंने चुपचाप उसका पीछा किया। कहाँ तक? तुम्हारे होटल तक, जहाँ की मैंने उसे रिसेप्शन से डुप्लीकेट की कलेक्ट करते देखा और फिर लिफ्ट पर सवार होते देखा। लिफ्ट के इंडिकेटर के मुताबिक वो 5वीं मंजिल पर गया था। सीढ़ियों के रास्ते में 5वीं मंजिल पर पहुंची तो एक कमरे के दरवाजे में मैंने की लगी देखी थी, जो कि मेरा कमरा था। आगे? मैंने खामोशी से भीतर दाखिल होने की कोशिश की, और फिर आगे जो हुआ वो तुम्हें मालूम ही है। हाँ, मुझे धुन दिया तुमने। सॉरी। सुधील कोहली, द ओनली वन, औरत से मार खा गया। बदला ले लो। उफ नहीं करूँगी। वो पायल वाली ज़बान थी, इसलिए इतनी देर बाद एकाएक मुझे उसकी याद आई और अफसोस भी हुआ कि उस फंदेबाज औरत की खातिर मैंने उसे निगलेक्ट किया था। मुझे कहीं और कॉल लगाने का भी ख्याल आया। आता हूँ, मैं उठता हुआ बोला। रेस्टोरेंट के बाहर एक छोटा सा गार्डन था, जहाँ बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही थी।
वहाँ तक तन्हा कोने में खड़े होकर मैंने अपने हितौरा के होटल के नंबर पर कॉल लगाई। मेरा रिसेप्शन पर संपर्क हुआ तो मैं बोला, धनपति थापा? यस सर। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग? सुधीर कोहली बोल रहा हूँ, याद आया? यस मिस्टर कोहली, कहाँ हैं आप? काठमांडू में। ओह, उधर सब खैरियत? होटल के लिहाज से तो सब खैरियत है मिस्टर कोहली, लेकिन आपके लिहाज से प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? वो पुलिस प्रॉब्लम। हो कम ऑन, कैसी पुलिस प्रॉब्लम? वो लोग आपसे कांटेक्ट करने पहुंचे थे, बहुत खफा मालूम हुए जब उन्हें पता चला कि आप खिसक गए थे। खिसक नहीं गया था मिस्टर, बात तरतीब चेकआउट करके गया था। खिसक गया तो तुम यूं बोल रहे हो जैसे होटल का बिल आधा किए बिना भाग गया था। मैं नहीं सर, पुलिस ने कहा ऐसा। अच्छा, ओके, नाउ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। यस सर। परसों रात मेरे होटल से गैरहाजिरी के दौरान मेरे होटल लौटने से पहले कोई कॉल, कोई मैसेज कुछ था? सर, एक श्रीमान का फ़ोन आया था जिसको मैंने बोल दिया था कि आप होटल में नहीं थे। उससे मेरे रूम नंबर के बाबत कोई सवाल किया था? नहीं सर, लेकिन मैडम ने किया था। मैडम ने? मेरी गैर हाजिरी में किसी मैडम ने भी फ़ोन किया था? जी हाँ। मिस्टर सेवियर डिसिल्वा ने उस रात के मेरे कथित मेहमान ने जब मेरे रूम की डुप्लीकेट की मांगी थी तो उन्हें मेरे रूम नंबर मालूम था? हाँ सर, उन्हें मालूम था। यही वजह थी मैंने उन्हें डुप्लीकेट की दे दी थी। खैर, वजह तो 500 रुपये की टिप थी। चलो, मिस्टर डिसिल्वा के साथ रिसेप्शन पर कोई मैडम भी पहुंची थी? नहीं, रिसेप्शन पर तो नहीं। लॉबी में? नो सर, मुझे उनके साथ या उनके पीछे कोई मैडम दिखाई तो नहीं दी थी। तब नहीं दिखाई दी थी, लेकिन शायद बाद में क्या पता चलता है सर। होटल है, बड़ा होटल है, लॉबी में 24 घंटे आवाजाही रहती है, कौन तवज्जो देता है? सुनो मेरी बात ध्यान से। एक मॉडर्न, फैशनेबल, कटे बालों वाली, सफ़ेद जीन्स और काली स्कीवी पहने हुए कोई 31 साल की हिंदुस्तानी गोवानी टू बी प्रेसाइज महिला मिस्टर सेवियर डिसिल्वा के पीछे पीछे ही वहाँ पहुँची थी? मुझे ऐसी किसी महिला की खबर नहीं या पहुँची ही नहीं थी? सर, मुझे खबर नहीं। ओके, थैंक यू। मैंने पायल के लिए कॉल लगाई। मालूम हुआ वो होटल में नहीं थी, जो कि हैरानी की बात थी। मैं वापस हॉल में अपनी टेबल पर लौटा। कहाँ चले गए थे? मुझे तो लगा था कि तुम। निकोल बुनबुनाई, खिसक गया था? सच पूछो तो हाँ, मैं ऐसा बेअदब मर्द नहीं। दूसरे, अब तुम्हारा मेरे साथ तब तक चलने वाला है जब तक कि मुझे कृष्ण के दर्शन ना हो जाए। ओह, चलो अब यहाँ से। कहाँ? किसी रंगीन जगह पर जहाँ डांस हो, म्यूज़िक हो, रौनक हो, कुछ हल्ला गुल्ला हो, कुछ शोर शराबा हो। राम डूडल। ये कहाँ हुआ? हेलेनास से आगे, सड़क के सिरे पर आगे थोड़ा दाएं, वैसी ही जगह है जैसा कि अभी तुमने जिक्र किया था। खुश हो जाओगे। चलो फिर। रमडूडल में कानफोड़ू माहौल था और एंट्री हैवी कवर चार्जेस से थी, जिसको रिसेप्शन डेस्क पर अदा करके हमने भीतर दाखिला पाया। वहाँ लाइव म्यूज़िक का प्रबंध था, जो असाधारण आकार के काले स्पीकर कॉलम्स के जरिए वातावरण में प्रवाहित हो रहा था। म्यूज़िक स्टेज एक डांस फ्लोर के कोने में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर था और डांस फ्लोर डांस करते नौजवान जोड़ों से भरा पड़ा था। एक वर्दीधारी स्टीवर्ड ने हमें एक छोटी सी मेज़ पर पहुंचाया, जिस पर आमने सामने 2 ही कुर्सियां थीं और जिन पर हम जाकर बैठे। हमें 2 ड्रिंक सर्व हुई। निकोल ने प्रतिवाद करना चाहा तो वेटर ने तत्काल बोला, ऑन द हाउस मैम। वो खामोश हो गई। हमने जाम टकराकर फिर से चीयर्स बोली। वहाँ इतना शोर था कि नॉर्मल टोन में आपसी बातचीत करना नामुमकिन था। कुछ सुनना हो तो आगे झुकना पड़ता था और कहना हो तो जोर से लगभग चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता था। मैंने नोट किया कि निकोल मुंह बाय डांस फ्लोर की तरफ देख रही थी। किधर ध्यान है? मैं चिल्लाकर बोला। डांस फ्लोर पर देखो। मैंने उसकी निगाहों का अनुसरण किया तो मेरा निचला जबड़ा घुटनों तक लटक गया। डांस फ्लोर पर कई नौजवान लड़कों के बीच पायल झूम झूम कर डांस कर रही थी। उसके खुले रेशमी बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा तमतमाया हुआ था। नौजवान छातियां यूं उन्मुक्त भाव से उछल रही थी कि देखकर कलेजा मुंह को आता था। और कोन में खास ये कि उसके साथ डांस करते लड़कों में एक वो गोवानी छोकरा
पाब्लो सिक्वेरा भी था, जो लोबो के बंगले से मेरी वापसी के दौरान अपनी ऑस्टिन कार पर मेरा पीछे लगा था। रात की उस घड़ी भी वो नकाब की तरह आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए हुए था। गुस्से में मैं उठकर खड़ा हुआ तो मेरी कुर्सी पीछे उलट गई। मैंने उसकी परवाह नहीं की और डांस फ्लोर पर पहुंचा। मैंने पायल को पीछे से गर्दन से पकड़ा और दांत पीसता बोला, बाहर को चल। बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाकर वो मेरी तरफ देख पाई। हेलो माय डियर डार्लिंग सुधीर ऑफ द कोहली, आर कोहली ऑफ द सुधीर इट इज। एनीवे नाइस मीटिंग यू हेयर। हिल वरना अब क्या गर्दन तोड़ के ही मानोगे। दांत किटकिटाता मैं उसे ज़बरदस्ती बाहर को धकेलने लगा। वो नज़ारा सब ने नोट किया, बैंड ने भी, जो कि एकाएक बजना बंद हो गया। एक बॉडी बिल्डर्स जैसा बना हुआ सूटधारी नेपाली, जो कि शक्ल से ही लगता था कि वहाँ का बाउंसर था, मेरे पहलू में पहुँचा और सख्ती से बोला, सर यू कांट डू दैट, गो अवे। पाब्लो सिक्वेरा मेरे दूसरे पहलू में पहुँचा और अपने गॉगल्स माथे पर चढ़ाता तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला, ये लड़की मेरे साथ है, अभी हमारा डांस ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा? हाँ अभी। मेरे नौकीले जूते की भरपूर ठोकर उसकी एक टांग पर घुटने से नीचे पड़ी। तत्काल पीड़ा से बिलबिलाता वो दोहरा हुआ, अब बोल, एक टांग से डांस कर लेगा तू? मिस्टर, पाब्लो लगभग रोता हुआ बाउंसर से बोला, तुमने देखा? बाउंसर का सर सहमति में हिला। तो तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? उसका सर फिर सहमति में हिला। उसने दर्शकों को परे हट जाने का हुक्म दिया और मेरे रास्ते में अड़कर बॉक्सरों जैसा पोज बनाकर खड़ा हो गया। वो मेरे पर वार करने ही लगा था कि पायल एकाएक चिल्लाई, खबरदार, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूँ। बाउंसर के कस्बर ढीले पड़ गए। फिर उसी ने हमारे लिए रास्ता बनाया। मैं उसे गर्दन से थामे थामे ही बाहर पार्किंग में अपनी कार तक लाया। दरवाज़ा खोलकर मैंने उसे पैसेंजर सीट पर धकेला और बोला, यहाँ मर, मैं अभी आता हूँ। मैं वापस हॉल में पहुँचा। निकोल अपने स्थान पर नहीं थी। मेरे साथ एक मैडम थी, कहाँ गई? मैंने करीब खड़े उस वेटर से पूछा जिसने ऑन द हाउस ड्रिंक सर्व किए थे। चली गई, आपके लिए मैसेज छोड़ के गई है सर कि फ़ोन करेंगी। ओके थैंक यू। मैं वापस पार्किंग में पहुंचा और ड्राइविंग सीट पर सवार हुआ। पायल ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और मजबूती से होठ भींच कर मुस्कुराई। मुझे वो बात खटकी। मुंह खोल। नो नो किंग स्टफ, वो वैसे ही मुस्कुराती बोली। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका जबड़ा दबोचा और जबरन मुंह खोला। जो मुझे खटका था वो सही निकला। मैंने जबड़ा छोड़ दिया। तूने विस्की पी है? बस जरा सी, यूँ समझो कि कुछ बूंदों की इतनी स्मेल आती है। मुझे क्या पता, पहली बार पी है ना। थोड़ी भी क्यों पी? उसने जिद की। किसने? उस गोवानी जमुरे ने, जिसके साथ डांस कर रही थी, जो तेरा मालिक बन के दिखा रहा था। उसने सर झुका लिया। कहाँ मिला? होटल की लॉबी में। और तू लॉबी में क्या कर रही थी? मुझे भूख लगी थी, रूम सर्विस को फ़ोन करने की जगह खुद नीचे आई रेस्टोरेंट में जाने के लिए, और वो मिल गया, उसके साथ चल दी। अब क्या बोलूं? क्यों ना बोलूं? चैलेंज उछाला था ना मेरे पर कि मेरे से ज़्यादा गबरू मर्द तलाश कर लेगी, इसलिए उसके साथ चल दी। तुम्हारे से ज़्यादा गबरू मर्द कहाँ था? वो तो ढक्कन था, मेरे को ज़रा पसंद नहीं आया। फिर तेरा ये हाल था। तुम्हें तो मिर्ची लगने लगी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तेरे बाप को क्या जवाब देता? ओह आई एम सॉरी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। हाय बड़ी सॉरी वाली। कार का इंजन स्टार्ट करता मैं भुनभुनाया, अच्छा माफ़ कर दो ना, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी, प्रॉमिस। अच्छा चुप बैठ। पार्किंग से निकाल कर कार को मैंने अपने होटल की दिशा में दौड़ाया। होटल की लॉबी में पुलिस मेरा इंतज़ार कर रही थी। अपने कमरे में जा, मैंने दबे स्वर में बोला। और तुम? अभी कुछ पता नहीं है, टाइम लग सकता है, शायद कहीं जाना भी पड़े, तब और टाइम लगेगा। लेकिन कमरे में ही रहना जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, कहीं नहीं जाना है, ओके? अच्छा लौट के खबर करोगे? हाँ जा। चाबी कलेक्ट करने के लिए वो रिसेप्शन की ओर बढ़ गई। मैं वहाँ ठिठका खड़ा रहा। दिखावे के लिए मैंने एक सिगरेट निकाल कर होठों से लगाया, उसको सुलगाने लगा जैसा कि अपेक्षित था। पर एक सोफे पर बैठे और शक्ल से ही पुलिसिए लगने वाले दो नेपाली वहाँ से उठे और दृढ़ कदमों से चलते हुए मेरे पास पहुँचे। मेरी भवें उठी।
मिस्टर सुधीर कोहली? हाँ, पुलिस। वो तो शक्ल से ही दिखाई दे रहा है। क्या? कुछ नहीं। आपको इंस्पेक्टर तारानाथ विसुराल याद करते हैं, हमारे साथ चलिए। ये कोई टाइम है चलने का? कुछ नहीं हुआ है टाइम को, सिर्फ 11 बजे हैं। कहाँ जाना होगा? उनके ऑफिस। अपने बीच में चलाते वो मुझे बाहर लेकर आए जहाँ एक जीप खड़ी थी। 15 मिनट बाद मैं इंस्पेक्टर विसुराल के काफ़ी सजे हुए, काफ़ी इज्जतदार ऑफिस में उसके सामने बैठा था। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी कि निकोल डिसिल्वा मेरे से पहले वहाँ मौजूद थी। वेलकम मिस्टर कोहली, विराजिए, इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ बोला। थैंक यू। निकोल से 2 सीट परे मैं एक विजिटर्स चेयर पर बैठ गया। मैंने निकोल से आंख मिलाने की कोशिश नहीं की, फिर भी मुझे एहसास हुआ कि वो डरी हुई थी। मिसेस डिसिल्वा से आप वाकिफ़ हैं? इंस्पेक्टर पूरे विश्वास के साथ बोला। इनकार करने से कोई फ़ायदा नहीं था। साफ दिख रहा था कि इनकार नहीं चलने वाला था। मैंने सहमति में सर हिलाया और निकोल को हेलो बोला। उसने जवाब नहीं दिया। आप दोनों एक दूसरे से वाकिफ़ हैं, पहले मिल चुके हैं। जवाब में एक ही वक्त में मेरे मुंह से हाँ और निकोल के मुंह से नहीं निकला। होटल की लॉबी में मैंने बात को संवारने की कोशिश की। बस मामूली दुआ सलाम हुई थी। मैंने एक क्षण सोचने का अभिनय किया, फिर यूँ बोला जैसे तभी मुझे वो बात सोची हो। हाँ, बाय द वे, कहीं इनका सेवियो डिसिल्वा मरहूम से कोई रिश्ता तो नहीं है? ये मरहूम की बीवी अब बेवा है। ओह मैडम, मेरी संवेदनाएं स्वीकार कीजिए। ये कहती हैं ये आपसे वाकिफ़ नहीं, आपके बारे में कुछ नहीं जानती। अच्छा। निकोल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर होठ भींच लिए। आप कुछ कहने जा रही थी? इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए कहा। निकोल ने मजबूती से इनकार में सर हिलाया। आपके हस्बैंड की हितौरा में मौत हो गई है। उस दौरान आप भी हितौरा में थी। फिर भी ना लाश की शिनाख्त के लिए और ना अपना परिचय देने के लिए आपने सामने आने की कोशिश की। ऐसा क्यों? वो सेवियो तो नाम को मेरा हस्बैंड था। हमारे ताल्लुकात कब से बिगड़ चुके थे। जब मेरा उसकी ज़िंदगी में उससे कोई वास्ता बाकी नहीं रहा था तो मौत में वास्ता रख के क्या हासिल होता। वो खुदकुशी करके जान देना चाहता था तो ये उसकी मर्जी थी, मैं क्या कर सकती थी। आई सी। आपकी जानकारी के लिए डेड बॉडी आपके देश के हाई कमीशन में डिलीवर कर दी गई है। अगर आपको इनिशिएटिव नहीं लेंगी तो इंडियन हाई कमीशन उसका अंतिम संस्कार के लिए जो किया जाना ज़रूरी होगा करेगा। वो ठीक है, मैं वहाँ से कांटेक्ट करूँगी। यस, डू दैट। आप कब से नेपाल में हैं? 2 हफ्तों से। कैसे पहुँची थी? बाय रोड या बाय प्लेन? बाय प्लेन। कहाँ से? सिंगापुर से। आप इंडिया से नहीं, सिंगापुर से नेपाल आई थी? हाँ। पासपोर्ट दिखाइए। वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, पीछे होटल में है। ठीक है, कल देखेंगे। हितौरा कैसे पहुंच गई? साइट सीइंग के लिए हम वहाँ गए थे। हितौरा तो कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह नहीं है। टूरिस्ट आकर काठमांडू में लैंड करते हैं, वो पाटन जाते हैं, भक्तपुर जाते हैं, धूलीखेल चितवान जाते हैं, पोखरा जाते हैं। हितौरा तो कोई नहीं जाता। क्यों सर, वहाँ जाने पर कोई पाबंदी है? नहीं, पाबंदी तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ जो इतने टूरिस्ट दिखाई देते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो टूरिस्ट लोग होते हैं जो भीलगंज रक्सौल के रास्ते बाय रोड इंडिया से काठमांडू आते हैं और बाय रोड काठमांडू से इंडिया जाते हैं। हितौरा को वो ट्रांजिट स्टेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्लेन से काठमांडू पहुँचे किसी फॉरेन टूरिस्ट की साइट सीइंग के लिए हितौरा चॉइस नहीं होता। और जैसा कि आप कहती हैं कि आपका था, हमें तो ये बातें मालूम ही नहीं थी। हमें यानी कि अपने हस्बैंड के साथ आप वहाँ गई थी? हाँ, उस हस्बैंड के साथ जिससे आप अपने ताल्लुकात बिगड़े हुए बताती हैं। वो खामोश रही। खैर, कब गई थी? 3 दिन पहले। यानी कि हस्बैंड की मौत से 1 दिन पहले? जी। आपसे ताल्लुकात 24 घंटे में इतने बिगड़ गए, इतने कि हस्बैंड की मौत की जानकारी होने के बावजूद लाश क्लेम करने के लिए सामने आना ज़रूरी नहीं समझा? सर, असंतोष बहुत अरसे से पनप रहा था, समझिए कि वो एकाएक तब फूटा। लिहाजा अगर जिंदा होता तो अपनी काठमांडू वापसी का सफ़र या हितौरा से ऑनवर्ड इंडिया का कार से सफ़र वो अकेला करता। सेवियो जहाँ तक मुमकिन होता था ड्राइविंग को अवॉइड करता था। क्यों?
हाँ, मूड की बात है, मिजाज की बात है। नेपाल में लंबा ठहरने का इरादा था? नहीं, बस 1-2 दिन और फिर जाना था वापस। ऐसा था तो उसने कार क्यों खरीदी? जी, आपके हस्बैंड ने परसों शाम अपनी मौत से चंद घंटे पहले हितौरा में एक ब्लू कलर की सेकंड हैंड सांत्रो कार खरीदी थी। कार खरीदी थी? जो कि हितौरा में पुलिस की कस्टडी में है। क्यों किया उसने ऐसा? निकोल से जवाब देते न बना। वो बुत बनी बैठी रही। इंस्पेक्टर उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। कई क्षण वो स्थिति बनी रही। वो कार आपको सौंपी जा सकती है, इंस्पेक्टर फिर बोला। निकोल की भवें उठी। आपके अपने हस्बैंड से ताल्लुकात भले ही ख़राब थे, भले ही आप उनसे रिश्ता तोड़ चुकी थी, लेकिन कानूनन आप अभी भी उनकी बीवी हैं, बेवा हैं। इसलिए हाथ प्राण की प्रॉपर्टी वो कार आपको सौंपी जा सकती है। उसने मेज के एक दराज से निकाल कर एक कागज़ निकोल के सामने रखा। ये सुपुर्दगी की रसीद है, साइन कीजिए। कार आपको यहाँ काठमांडू में ही डिलीवर हो जाएगी। खामोशी से, मशीनी अंदाज से उसने साइन किए। अब मैं आपको वापस आपके होटल पहुंचाए जाने का इंतज़ाम करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कल सुबह आपने यहाँ फिर आना है अपने पासपोर्ट के साथ, ओके? उसने सहमति में सह लाया। जाइए, बाहर बैठे सब इंस्पेक्टर के पास पहुँचिए। वो उठी और यंत्र चालित से दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोलने के उपक्रम में वो तनिक झिझकी। उसने एक सतर्क निगाह इंस्पेक्टर पर डाली और फिर दाएं हाथ को कान के पास ले जाकर मुझे फ़ोन करने का इशारा किया। मैंने हड़बड़ा कर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। वो अपने सामने पड़े कागज़ व्यवस्थित कर रहा था। उसकी तवज्जो निकोल के इशारे की तरफ नहीं गई थी। वो चली गई। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? हुक्म? मेरी यहाँ मौजूदगी की कोई वजह तो होगी। हाँ, है तो सही। क्या? मैं देखना चाहता था कि उस औरत की यहाँ मौजूदगी की तुम्हारे पर क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो सर आपने देख लिया? क्या देखा? जवाब में वो केवल मुस्कुराया। आपका काम हो गया। क्या मैं अब जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। इंस्पेक्टर ने मुझे नाहक हल्कान किया था। मन ही मन उसको कोसता मैं वहाँ से रुखसत हुआ। कर्टसी पुलिस मैं अपने होटल वापस पहुँचा। पायल के कमरे पर ठिठक कर मैंने कान खड़े करके आहट लेने की कोशिश की, लेकिन संपूर्ण खामोशी के सिवाय कुछ सामने नहीं आया। शायद वो सो चुकी थी। अपने कमरे में आकर मैंने कोट उतारकर कमीज़ के ऊपर एक हाई नेक का प्लोवर पहना और उस पर चमड़े की जैकेट पहनी। सारी रात खोटी होने वाली थी, इसलिए सर्दी से हिफाजत ज़रूरी थी। मैंने ऑपरेटर को कॉल लगाई। यस सर, मे आई हेल्प यू? यस, मैं सुबह 9 बजे के लिए वेकअप कॉल दर्ज कराना चाहता हूँ। मैंने नोट कर लिया सर, और चाहता हूँ कि तब तक मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। ना मुझे कोई कॉल दी जाए और ना किसी विजिटर को मेरे पास आने दिया जाए। कॉल नहीं दी जाएगी सर। विजिटर के बारे में मैं रिसेप्शन पर बोल देती हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रिसीवर को क्रेडल पर वापस रखकर मैंने घड़ी पर निगाह डाली। 12:30 बजने को थे। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और आगे पिछवाड़े के रास्ते होटल से बाहर निकला। थमेल में होटलों की भरमार थी। ब्लू डायमंड के एन बाजू में होटल फूजी था और आधा किलोमीटर के भीतर होटल तेंकी था। होटल फैमिली होम था। मैं इस तथ्य से वाकिफ़ था कि रात 11 बजे के बाद उस टूरिस्ट टाउन में भी टैक्सी मुश्किल से मिलती थी और लॉन्ग रूट के लिए तो मुमकिन था कि रात की उस घड़ी टैक्सी ना ही मिलती। मेरा मिशन फेल हो सकता था, लेकिन कोशिश कर देखने में क्या हर्ज था। होटल फैमिली होम के बाहर फुटपाथ पर एक लकड़ी का केबिन था जिस पर बोर्ड लगा था, गोरखा ट्रैवल्स 24 आवर्स टैक्सी सर्विस। केबिन के सामने और आसपास 5-6 गाड़ियाँ खड़ी थी। मैं खामोशी से होटल के आयरन गेट से बाहर दाखिल हुआ, लॉबी में गया और उल्टे पांव वापस लौटा। वापस में मैंने दरबान को उच्च स्वर में खामखा हेलो बोला, ताकि टैक्सी स्टैंड पर मौजूद लोगों में से किसी की तवज्जो मेरी तरफ जाती और मुझे भीतर से निकलता देखकर वो समझता कि मैं उस होटल में ठहरा हुआ था। नेपाल में टैक्सी का किराया 10 रुपये से शुरू होता था और आगे ₹4.5 की साइकिल से बढ़ता था। रात 9 बजे के बाद वो किराया 1.5 गुना हो जाता था। उस वक्त 1 से ऊपर का टाइम था, इसलिए और डबल किराया अदा करने के लिए जहनी तौर पर मैं तैयार था। मैं कैबिन के सामने पहुंचा। कैबिन में बैठे एक व्यक्ति कोई मैगज़ीन पढ़ रहा था। बाहर 2 फोल्डिंग बेड्स पर 4-5 जने बैठे, लेटे, अधलेटे, सोते, जागते, ऊँघते ढेर थे। मेरे को टैक्सी मांगता, किसी को पैसेंजर मांगता, मैंने ऊंचे स्वर में घोषणा की। एक नौजवान नेपाली सचेत हुआ।
फोल्डिंग बेड से उठकर वो मेरे करीब आया, मेरा अभिवादन किया। किधर जाना? हितौरा, मैं धीरे से बोला। मैं नहीं चाहता था मेरी मंजिल की बाबत हर कोई सुनता। हितौरा बोला, शाप? वह हैरानी जताता बोला, हाँ। इस वक्त? क्या हुआ वक्त को? नहीं, 1 बजा है रात का। वो उधर बोर्ड पर 24 आवर्स टैक्सी सर्विस लिखा है कि नहीं? शाप, बहुत पैसा लगेगा। कितना? कई क्षण वो विचारपूर्ण मुद्रा बनाए खामोश मेरे सामने खड़ा रहा। वापिस भी आने का? नहीं, उधर ही रहने का। अब पैसा बोलो। उसने मुझे पंजा दिखाया। बहुत ज़्यादा है। नाइट ड्राइव का रिस्क है साहब, फिर वापसी में पैसेंजर मिलने में टाइम लगता है। नहीं भी मिलता, खाली आना पड़ता है। 3,000। उसने मजबूती से इंकार में सर हिलाया। टाइम कितना लगाएगा? 3 घंटा। पागल हुआ है? शाब, 2 से ज़्यादा तो डे टाइम में लग जाते हैं। 2:30 में पहुंचा। किराया 4,000। इंडिया से शाब? कैसे जाना है? शाब आएगे इन इंडियन टूरिस्ट ही करता है शाब। अब जवाब क्या है तेरा? उस कोने वाली गाड़ी में बैठो शाब। एक नामालूम मेक की एम्बेसडर से मिलती जुलती गाड़ी में मैं जा बैठा। ड्राइवर कैबिन की विंडो पर पहुंचा और भीतर बैठे व्यक्ति से बात करने लगा। फिर वो आकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा। चले शाम? ये भी कोई पूछने की बात है? बाय द वे, नाम क्या है तुम्हारा? भीम बहादुर साहब। भीम भी और बहादुर भी? गुड। ओके भीम बहादुर, स्टेप ऑन इट। टैक्सी हितौरा के सफ़र पर निकल पड़ी। 3:30 बजे मैं हितौरा में अपनी मंजिल पर जाकर लगा। पुलिस स्टेशन पर उस घड़ी सन्नाटा था। उसके सामने का विशाल कंपाउंड किसी भी तरह की हलचल से कतई खाली था। दिवंगत सेवियो डिसिल्वा की हालिया खरीदी नीली सांत्रो वहीं कहीं होनी चाहिए थी। मैं खामोशी से कंपाउंड में दाखिल हुआ। खस्ता हाल वाहनों के बीच में खस्ता हाल वाहन की तरह ही खड़ी वो मुझे दिखाई दी। दबे पाँव मैं उसके करीब पहुंचा तो पाया कि उसकी ड्राइविंग सीट की और के दरवाजे के हैंडल पर एक टैग लटक रहा था। अपना लाइटर जलाकर झुककर मैंने टैग का मुआयना किया तो उस पर लिखा पाया, प्रॉपर्टी ऑफ सेवियो डिसिल्वा, इंडियन सिटीजन, डिसीज्ड। मैंने हैंडल ट्राई किया तो दरवाज़ा अनलॉक्ड पाया। अब इग्निशन ही इकलौती प्रॉब्लम था। मैं स्टीयरिंग के पीछे बैठा। तारों का शॉर्ट सर्किट करके इग्निशन ऑन करने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे। मैंने कार को हौले से गियर में डाला और उसे आगे सरकाया। निर्विघ्न मैं उसको कंपाउंड से बाहर निकाल कर ले आया। सड़क पर पहुंचकर मैंने कार को रफ्तार दी। स्टेशन हाउस से काफ़ी दूर निकल आने के बाद ही मेरी जान में जान आई। तब मैंने सबसे पहले पेट्रोल की सुई चेक की। टंकी लगभग फुल थी, यानी मरने वाला सुघड़ था और लोकल पुलिस ईमानदार थी। वापसी के सफ़र पर मैं कार को त्रिभुवन राजपथ पर लाया। हितौरा और मकवानपुर के बीच घेरंग नाम का एक छोटा सा गांव था। हाईवे से उतर के एक कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क जिस तक जाती थी। मैंने कार को उस सड़क पर उतारा और अपने काम की कोई मुनासिब जगह की तलाश में अंधेरे में दाएं बाएं झांकते मुश्किल से 10 किलोमीटर की रफ्तार पर कार को आगे बढ़ाया। थोड़ा ही आगे आने पर दाईं और मुझे पेड़ों का एक झुरमुट में लगभग छुपी हुई एक खंडर उजाड़ इमारत दिखाई दी, जिसके कंपाउंड का लकड़ी का फाटक टूटा हुआ था और आगे कंपाउंड में झाड़ झंकार की भरमार थी। मैंने कार को टूटे फाटक से गुजारा, कंपाउंड पार किया और उसे खंडर में ऐसी जगह ले जाकर रोका जहाँ खड़ी वो फाटक से या कच्ची सड़क से न दिखाई देती। वहाँ कार महफूज खड़ी रहने वाली थी, वहाँ कोई नहीं आने वाला था। मैंने कार का इग्निशन बंद किया, उसमें मौजूद औजार कब्जे में किए और कार सर्जरी शुरू की। बोनट से लेकर डिक्की तक की ऐसी कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी जिसको अपनी तलाश में बाकायदा उधेड़ कर मैंने न रख दिया हो। अपने उससे अभियान में उस खटारा कार को मैंने कबाड़ा कार बना दिया। सीटों की गद्दियाँ उधेड़ डाली, बैक रेस्ट फाड़ डाले, फर्श का तमाम कारपेट उखाड़ फेंका, फिर सीटें ही उखाड़ डाली, सारे पहियों का कचरा कर दिया, रेडिएटर को, इंजन को, बैटरी को, सबको उनकी जगह से बेदखल कर दिया। कहीं कुछ नहीं। इतना कुछ कर चुकने के बाद, हार मान चुकने के बाद, द सुपर इडियट योर्स ट्रूली को स्टेपनी का ख्याल आया। मैंने स्टेपनी को उसके खांचे से अलग किया तो कदरन जल्दी ही मुझे मालूम पड़ गया कि उसके नीचे बॉडी में एक सीक्रेट चैम्बर छुपा था। 4 पेज खोलकर जिसका आयताकार ढक्कन मैंने उसकी पोजीशन से अलग किया तो आखिर मेरी पौने घंटे की मेहनत और तलाश रंग लाई। क्रिश। अब ये बात स्पष्ट थी कि मकतूल ने वो कार क्यों खरीदी थी। मैंने ढक्कन को वापस यथास्थान फिट किया, ऊपर स्टेपनी फिट की, आगे पीछे के हुड गिराए और चारों दरवाजे बंद किए।
फिर मैं वहाँ से रुखसत हुआ और पैदल चलता वापस हाईवे पर पहुँचा। एक ट्रक से लिफ्ट मांगकर मैं वापस हितौरा और आगे बस स्टैंड पर पहुँचा। वहाँ से मैंने काठमांडू की बस पकड़ी और कोई 8 बजे वापस काठमांडू जाकर लगा। वहाँ सेंट्रल बस स्टेशन पर सेल्फ सर्विस लॉकर थे जो 20 रुपये रोज़ाना के फीस पर पैसेंजर्स को उपलब्ध थे। 20 रुपये एक टोकन की सूरत में लॉकर के इसी काम के लिए बने स्लॉट में डालने होते थे और वो टोकन बस स्टेशन पर कहीं से भी 20 रुपये अदा करने पर उपलब्ध हो जाता था। वैसे एक लॉकर पर मैंने अपना अधिकार जमाया और उसमें क्रिश को स्थापित किया। फिर मैंने विशु को कॉल लगाई। साईं, मेरे को ब्रेकफास्ट पे इनवाइट करना। झूलेलाल, अरे पुटड़े, तेरे को इनविटेशन की ज़रूरत है, किधर है? मैंने बताया, ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच, ब्रेकफास्ट एंड तैयार मिलेगा। मुझे ब्रेकफास्ट की तलब बराबर थी, लेकिन मैं उसे विशु के साथ शेयर करने का तमन्ना ही नहीं था। आखिर मैंने रात खोटी की थी और मुझे रेस्ट की सख्त ज़रूरत थी। उसकी उस घड़ी हाजिरी भरना उसे लॉकर की चाबी सौंपने के लिए और लॉकर की बाबत आइंदा हिदायत देने के लिए ज़रूरी था। 9 से ज़रा पहले मैं वापस अपने होटल के कमरे में था, जहां पहुंचते ही मैंने सबसे पहले ऑपरेटर को खड़काया और कहा कि क्योंकि मैं पहले ही उठ चुका था इसलिए अब मुझे सुबह 9 बजे वाली उस वेकअप कॉल की ज़रूरत नहीं थी जिसके लिए पिछली रात मैंने बोला था, और अब मैं टेलीफोन कॉल्स भी रिसीव कर सकता था। फिर मैं बेड पर ढेर हुआ और घोड़े बेच कर सोया। मेरी नींद खुली। मेरी उनींदी आंखों ने जो नज़ारा देखा वो पहले मुझे सपना ही लगा। हाथ में गन लिए पाब्लो सिक्वेरा मेरे सिरहाने खड़ा था और शायद उसी ने मुझे जगाया था। गॉगल्स वो जनाना गोवानी तब भी लगाया था। पलंग के पैताने की तरफ व्हील चेयर पर अभी मुर्दा ठहर के मुर्दा 102 साला मिस्टर लोबो विराजमान था। उसके सर पर ऊनी टोपी थी, गले में मफलर था और वो कमर से पंजों तक एक मोटे कंबल से ढका हुआ था। उसके पीछे बंद दरवाजे के साथ पीठ लगाए राय माझी खड़ा था। उसका दायां हाथ अपनी जैकेट की दाईं जेब में था और एक्शन ही बताता था कि गन की मुट्ठी पर था। बढ़िया। लिहाजा आपके खादिम का मुकाम 4 स्टार होटल में नहीं, किसी पंचायती धर्मशाला में था जहां कोई भी कभी भी आपके सर पर आंग खड़ा हो सकता था। मैंने डिजिटल क्लॉक पर निगाह डाली। 1 बजने को था। 4 घंटे पलक झपकते गुजर रहे थे। मैं उठकर बैठा। सिक्वेरा ने दृढ़ता से गन मेरी तरफ तानी और निगाहों से मुझे खबरदार किया। पर्सनैलिटी में महज एक गन का इजाफा हो जाने से अब वो लल्लू एक खतरनाक मवाली लगने लगा था। अब वो कतई वैसा नहीं लग रहा था जैसा उसे मैंने अपनी ऑस्टिन कार में बैठे देखा था, या तब देखा था जब मैंने उसे रम डूडल में थोड़ी देर के लिए लंगड़ा किया था। ये क्या हरकत है? मैंने गुस्से का इजहार किया, और उस घड़ी में कर भी क्या सकता था। अरे, इस होटल में विजिटर्स के लिए कोई पाबंदी, कोई कायदा कानून है या नहीं? सब है, लेकिन वो मिस्टर लोबो पर लागू नहीं होता। दरवाजे पर से राय माझी ड्रॉप से बोला। क्यों, ये आसमान से उतरे हैं? मिस्टर कोहली, पाब्लो ने भी वैसा ही रोप जताया। बिहेव। लो, छाछ तो बोले ही बोले, छलने भी बोले। मिस्टर लोबो के साथ अदब से पेश आइए। ज़रूर, माय प्लेजर। सबसे पहले मैं मिस्टर लोबो की आरती उतारने का प्रबंध करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, लगाता हूँ, या खुद ही तरन्नुम में बोलता हूँ, मेरा पिया घर आया। अगर आप ज़रा संजीदा हो जाएं, मिस्टर लोबो अप्रत्याशित विनम्रता से बोला, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपका बहुत कम वक्त लेंगे। बहुत कम भी क्यों लेंगे, मैं तो यहाँ पर वक्त की रेवड़ियाँ बांटता हूँ। बॉस, ठोक दूँ? राय माझी आशापूर्ण स्वर में बोला। उसने यूं जैकेट से गन निकालकर हाथ में ले ली जैसे यकीन था कि बॉस ने हाँ ही बोलना था। अपनी कल की दुर्गत भूल गया साले, अन्य भैंसे। उसके होठ बिचे, नथुनों से भैंसे जैसी ही फुफकार निकली। उसने गन वाला हाथ ऊंचा किया। नन ऑफ दैट। मिस्टर लोबो ने कमज़ोर स्वर में कोड़े जैसी फटकार पैदा करी। यस, यस सर। राय माझी ने जोर से थूक निकला। मिस्टर कोहली, मिस्टर लोबो मेरी तरफ आकर्षित हुआ। मेरे लिए घर से निकलना कोई छोटी मोटी बात नहीं, फिर भी मैं ख़ास तौर से चल कर आपके पास आया हूँ। ज़ही नसीब, आप बेड से किनारा करें और ज़रा सामने आकर मेरी बात सुनें। सहमति में सर हिलाते मैंने बेड से नीचे कदम रखा। मिस्टर लोबो के इशारे पर पाब्लो ने एक कुर्सी मेरे लिए और उसकी व्हील चेयर के सामने सरकाई।
मैं उस कुर्सी पर बैठा और अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए सिगरेट सुलगाने लगा। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ है? यस सर। या सिगरेट की तरफ है? आपकी तरफ है। सोते से जगाया गया हूँ, सिगरेट तवज्जो देने में मदद कर रहा है। आई सी। आई एम ऑल यस सर। मेरे स्वर नाटकीय हुआ। गुड, आई एम ग्रेटफुल। मिस्टर कोहली, क्रश को लेकर खड़े पैर एक समस्या आ खड़ी हुई है। समस्या? जी हाँ, जिसकी वजह से हमारे में जो डील सेटल हुई थी उसमें एक परेशानी आ गई है। ऐसा क्या हो गया? कल रात 2 गैंगस्टर जो कि सूरत से तिब्बती या चीनी जान पड़ते थे मेरे बंगले में घुस आए। उन्होंने राय माची को काबू में कर लिया। ये कागजी पहलवान है, इसको काबू कोई भी कर लेता है। राय माची का चेहरा लाल होने लगा, उसकी मुट्ठियाँ खुलने बिछने लगी और फिर मेरे पर वो लोग चढ़ दौड़े। ओह, और राय माची के बारे में जो आपने कहा गलत कहा है। मैं इसे छूट दूं तो आप 36 टुकड़ों में इस कमरे में बिखरे पड़े होंगे। राय माची के चेहरे पर खुशी और उम्मीद की चमक आई। आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? तत्काल मैंने इनकार में सर हिलाया। गुड, अब मैं आगे बढ़ूं? यस सर, प्लीज़। उन्होंने मुझे बताया कि वो एंटोनियो वांग के आदमी हैं। नाम याद आया मिस्टर कोहली। सिंगापुर वाला एंटीक कलेक्टर, कृष्ण का ओरिजिनल ओनर? लास्ट ओनर, प्रीवियस ओनर। बहरहाल चोरी जाने से पहले क्रिश उसके पोजीशन में था। करेक्ट। क्या चाहते थे वो गैंगस्टर? वो क्रिश वापस चाहते थे। कहते थे उनके बॉस को गारंटी थी कि क्रिश के सिलसिले में जो हुआ था मेरे इशारे पर हुआ था और चोरी के बाद क्रिश यकीनी तौर पर मेरे पास पहुंचा था। उन्होंने धमकी जारी की कि क्रिश को मैं उन्हें लौटा दूं, वरना वो मुझे जान से मार डालेंगे। तो सर आपने क्या किया? उनको सारी हकीकत बताई। क्या? ये कि क्रिश आपके पास था? यानी मौत को मेरे पाले में ट्रांसफ़र कर दिया आपने? हाँ, वो आपके पीछे पड़ेंगे। बढ़िया, इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने उनको एलिमिनेट करना है ताकि हमारा डील आगे बढ़ सके और उस अंजाम तक पहुंच सके जिसमें हम दोनों को फ़ायदा है, दोनों की भलाई है। ये काम मैं करूं, जबकि मास्टर एलिमिनेटर्स, मैंने पहले राय माची और फिर पाब्लो सिक्वेरा की तरफ इशारा किया, आपकी मुलाजमत में है। उनको एलिमिनेट करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हमारे ये कदम उठाने से मौजूदा प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली। 2 को हम एलिमिनेट करेंगे तो 2 की जगह 4 और आ जाएंगे, 4 की जगह 8 और आ जाएंगे और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि खुद हम ही एलिमिनेट ना हो जाए। यू फॉलो माई पॉइंट मिस्टर कोहली? आई थिंक आई डू। इस प्रॉब्लम का हल ये है कि वो तड़पते भड़कते आपके पास पहुँचे जैसे कि मेरे पास पहुँचे थे और राजी राजी लौट के जाएंगे। अच्छा सर, और ऐसा क्यों कर होगा? होगा, आप करेंगे तो ज़रूर होगा। मैं क्या करूँगा? आप उन्हें क्रिश बेचेंगे। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट इज़ अ ड्रीम लाइक आइडिया। जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं वो मैं उन्हें कैसे बेचूंगा? होगी। कैसे? उसने कम्बल के नीचे कहीं हाथ डाला और 12 बाई 5 का लकड़ी का एक बक्सा बरामद किया। उसने राय माची को इशारा किया। वो उसके पहलू में पहुंचा तो वो बक्सा उसने राय माची को सौंपा। इशारे में ही उसको हुक्म हुआ कि वो बक्सा मुझे सौंपे। राय माची बक्से के साथ मेरे करीब पहुंचा और उसने बक्सा मेरी गोद में यूं डाला जैसे सुलगा हुआ बम डाल रहा था। इतना खिलाफ था वो मेरे। मैंने भी आंखों से भाले बजियां बजाते उसे देखा। वो परे हटा तो मैंने बक्से की तरफ तवज्जो दिया, उसे खोला। मैंने पाया कि भीतर से बक्सा मखमल से मढ़े ज्वेलर्स बॉक्स जैसा था और मखमल की कई तहों से ढका हुआ था। मैंने वो तहें बारी बारी हटाई तो नीचे से बंसी बजाते फेमस पोज में कृष्ण जी की भव्य मूर्ति प्रकट हुई। मैं कई क्षण अपलक उसे निहारता रहा, फिर हाथ में लेकर देखने की नीयत से मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। केयरफुली, एहतियात से, मिस्टर लोबो चेतावनी भरे स्वर में बोले। पूरी सावधानी से मैंने उसे मखमल के खांचे में से निकाल कर अपने हाथ में लिया। वो कई धातुओं के मिश्रण से बनी बताई जाती थी। उस लिहाज से वो कदरन हल्की थी, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि कला का अद्वितीय नमूना थी। यूं लगता था कि बांसुरी अभी बजी की बजी। कितने ही क्षण में मंत्र मुग्ध होकर उसे निहारता रहा। वेल, मेरे कानों में मिस्टर लोबो का स्वर पड़ा।
मेरी तंद्रा टूटी। कैसे आदमी हैं आप? जब ये पहले से ही आपके पास है तो आपने इतनी हाय तौबा क्यों मचाई? क्रिश, वही जब ये नकली है। जी? डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है? मुझे यकीन नहीं आया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, एग्जैक्ट रेप्लिका। लेकिन रंग धातु जैसा सुनहरा रंग स्प्रे किया गया है। कमाल है। वापस रखिए। मैंने क्रिश को यथास्थान यथापूर्व वापस रखा तो राय माझी ने हाथ बढ़ाकर बक्सा मेरे हाथ से ले लिया और उसे दीवार के साथ लगी राइटिंग टेबल पर रख दिया। तो ओरिजिनल भी आपके कब्ज़े में होगा? नहीं, ये फ़क्र मुझे कभी हासिल नहीं हो सका। ऐसे कैसे हो सकता है? ओरिजिनल के बिना डुप्लीकेट, वो भी एग्जैक्ट रेप्लिका, कैसे वजूद में आया? आर्ट की दुनिया में ये कोई नामुमकिन काम नहीं। संसार की तमाम प्रसिद्ध दुर्लभ एंटीक कलाकृतियों के संदर्भ में फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के कई म्यूजियम एक बुलेटिन प्रकाशित करते हैं जिसमें हर कलाकृति के चित्र, उसका आकार प्रकार, बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया गया मटेरियल, यानी कि हर तकनीकी विशेषता का सचित्र वर्णन होता है। उसी बुलेटिन में ये भी दर्ज होता है कि कौन सी कलाकृति के कितने दाम लग सकते हैं। ये भी बताया गया होता है कि कौन सी कलाकृति किस पब्लिक या प्राइवेट संग्रहालय में है और कौन सी का कोई अता पता उपलब्ध नहीं। अच्छा, ऐसा हर बुलेटिन नियमित रूप से मेरे पास आता है। तो उनमें से किसी में क्रिश का भी वर्णन था? कईयों में, फुल डिटेल्स के साथ, जिनको स्टडी करके आपने ये डुप्लीकेट क्रिश तैयार करवाया। जी, कमाल किया सर आपने, थैंक यू। तो ये तरीका सोचा आपने उन गैंगस्टर्स से क्रिश के ओरिजिनल ओनर के आदमियों से पीछा छुड़ाने का। उन्हें डुप्लीकेट क्रिश टिका देंगे। हाँ, डुप्लीकेशन चल जाएगी। वो गैंगस्टर्स तो कला के पारखी ना होंगे ना। डुप्लीकेट से तुम धोखा खा सकते हो तो वो क्यों नहीं खा सकते? लेकिन उनका एम्प्लॉयर एंटोनियो वांग, वो भी तो धोखा खा जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। नहीं भी होगा तो क्रिश उसके पास पहुँचते पहुँचते पहुँचेगा। तब तक मैं कोई नई जुगत लगा लूँगा। क्या कहने? अब बोलिए, क्या कहते हैं? मैं आपकी लाइन टो करना मंजूर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, वॉलंटियर तो आप मेरे ख्याल से मुझे नहीं समझ रहे होंगे। नहीं तो फिर? आपने क्रिश को एंटोनियो वांग के आदमियों को बेचना है। खरीद फरोख्त कैश से होती है। जो कैश हासिल कर सको वो आपका। कितना? जितना भी आप हासिल कर सकते हो। कोई अंदाज़ा? वो सोचने लगा। 1 करोड़? क्या? आप बताइए। डील? हो, डील। डील के लिए आपको डील की शर्त पर खरे उतरना होगा। आपको असली क्रिश पेश करना होगा। कीजिए, मैं डील पर कायम हूँ। तो आपका मतलब है जो कुछ मुझे एंटोनियो वांग के आदमी से हासिल होगा वो एक्स्ट्रा होगा? अब आई बात समझ में? अब बोलिए, राजी? मैंने सहमति में सर हिलाया। गुड, आई एम ग्लैड। आई एम ग्लैड दैट यू आर ग्लैड। इस क्रिश के साथ उसने परे पड़े बॉक्स की ओर संकेत किया। वो गैंगस्टर लोग सिंगापुर अपने बॉस के पास पहुंचेंगे। ये काम होते होते होगा। जब तक उन लोगों को खबर होगी, एंटोनियो वांग को खबर होगी कि उनके पल्ले नकली क्रिश पड़ा है, हम यहाँ असली क्रिश बेच खाएंगे। तत्काल उसने होठ कांटे। ब्रावो! ये क्रिश का जादू है जो सर चढ़ के बोला। उसकी अलौकिक शक्ति का चमत्कार तो यूं आपकी वाणी से मुखर हो गया। क्या कह रहे हो? जैसे आपको मालूम नहीं? आप आर्ट कलेक्टर नहीं हैं, आप आर्ट मैनिपुलेटर हैं। स्टोलन आर्टिफैक्ट्स के सौदे हैं। चोर उचक्कों और स्मगलरों के हम जमात हैं। आप आर्ट लवर नहीं, कैश लवर हैं। पाखंडी हैं, कॉमन थीफ है। कितना बढ़िया नक्शा खींचा था आपने बतौर आर्ट लवर अपनी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश का। क्रिश को आंखों के सामने देख कर मरना चाहता हूँ, कांपती उंगलियों में थामना चाहता हूँ, टटोलना चाहता हूँ। क्रिश का अक्स अपनी बुझती आंखों में समाना चाहता हूँ। कलाकार की कला के आगे नतमस्तक होना चाहता हूँ। मीरा जैसा सुख संतोष चाहता हूँ। असल में एक ही शय का तलबगार हूँ, पैसा पैसा पैसा। हाँ, आपके लालच का तो कोई और छोर ही नहीं मिस्टर लोबो। और आई शुड कॉल यू मिस्टर लोबो? कब्र में पाँव है। धन दिवांगी का तब ये हाल है। ज़िंदगी के 10-5 साल बाकी होते तो शायद दुनिया ही बेच खाने के जुगत करते आप तो। कफन में जेबें नहीं होती मिस्टर लोबो।
बक चुके? जी हाँ। कुछ कहना बाकी हो तो? है बाकी। क्या? असली कृष पेश करने पर मुझे क्या मिलेगा? ये बातें कल हमारे में डिस्कस हो चुकी थी। हो तो चुकी हैं, लेकिन तुम्हारी उजरत मुकर्रर हो गई है। कम है। क्या बोला? उजरत में मुझे कुछ और भी चाहिए। और क्या? उस शख्स का सर जिसने सेवियर डिसिल्वा को जहर देकर मारा। डिसिल्वा तुम्हारा करीबी रिश्तेदार था, और वो शख्स? उसकी बात की ओर ध्यान दिए बिना मैंने बारी बारी सुकेरा और रायमाझी की ओर इशारा किया। इन दोनों में से कोई है? मैं तुम्हारी नई मांग पर विचार करूँगा। अब समझो कि मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है। मुझे रिचार्ज की रेस्ट की ज़रूरत है। वापस चलो। उसने रायमाझी को हुक्म दिया। पाब्लो ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। उसकी चाल में लंगड़ाहट तब भी बरकरार थी। रायमाझी ने व्हीलचेयर को घुमाकर उसका रुख दरवाजे की ओर किया। वो गैंगस्टर, मैंने तनिक व्यग्र भाव से बोला। उन्हें ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढूं? ऐसी नौबत नहीं आएगी। बिना मेरे पर निगाह डाले मिस्टर लोबो बोला। वो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। और वो लोग चले गए। मैंने पायल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने कुछ क्षण इंतजार किया, फिर दोबारा दरवाज़ा खटखटाने ही लगा था कि वो खुला और पायल चौखट पर प्रकट हुई। वो घुटनों से ज़रा नीचे तक आने वाली टाइट जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सेव अ वर्जिन शैग मी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते हैं, वो अदर से बोली। उसे परे धकेल कर मैं भीतर दाखिल हुआ। मैंने पीछे पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद किया। कोई बात याद नहीं रख सकती? मैं गुस्से से बोला। अब क्या हो गया? दरवाज़ा खड़का और खोल दिया। कितनी बार समझाया है कि पहले मालूम करना चाहिए कि बाहर कौन था। सॉरी। और ये क्या टी शर्ट पहनी हुई है? मैंने मना किया था ना, बल्कि इसको दफ़ा करने को बोला था। सॉरी? सॉरी की बच्ची जानबूझकर ऐसा काम करती है। देखो, खसम बनना है तो बनो, बाप बनने की कोशिश मत करो। शट अप। उसने होठ भींचे। और जाके इसे चेंज करके लाओ। वो बाथरूम में गई और एक प्लेन ब्लैक टी शर्ट पहनकर लौटी। लंच किया? नहीं। करना है? हाँ, लेकिन नीचे नहीं। आप यहीं कुछ मंगाओ। मैंने रूम सर्विस को हैवी लंच का, उसकी पसंद के आइटम्स का ऑर्डर दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। वो बेड पर टांगे लटकाए बैठ गई। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और विचारपूर्ण मुद्रा बनाकर उसके कश लेने लगा। क्या सोच रहे हैं आप? वो ऐसी मासूमियत से बोली कि मेरी हंसी छूट गई। शुक्र है सूरज निकल आया। भगवान पशुपतिनाथ ने चाहा तो अब अंधेरा भी छट जाएगा। तेरे बाप ने फंसा दिया मुझे। मुझे तेरी तलाश करने का काम दिया था। साला मुश्किल काम तो हो गया, अब बाकी बचा आसान काम इम्तिहान ले रहा है। हाथी निकल गया, दो मटकी पड़ी है। क्या प्रॉब्लम है? तेरे को पता है प्रॉब्लम क्या है? एक जमूरा जिसकी 3 साल पहले खाली एक बार मैंने शक्ल देखी थी, यहाँ परदेश में आधी रात को मेरे कमरे में आकर मर गया। लोकल इंस्पेक्टर इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने मारा। पासपोर्ट जब्त कर लेता है। इंडिया निकल लेने के बारे में धमकाता है कि वापस पकड़ मंगवाएगा। वो ऐसा कर सकता है? पता नहीं। तो फिर ये कि मैं निकल लेने की कोशिश करूँगा तो मुझे यकीन है वो मुझे गिरफ्तार कर लेगा। तुम्हारी निगरानी करा रहा होगा। हाँ, हो सकता है। लगातार नहीं तो नेपाल से एग्जिट पॉइंट्स पर मेरे लिए विजिल बिठाई होगी उसने। तब तो तुम्हें कातिल समझता है तो पहले गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि मेरे छुट्टा घूमने से उसे अपना फ़ायदा दिखाई देता है। उसे लगता है कि मैं ऐसे ही घूमता फिरूंगा तो कोई घातक गलती करूंगा, खुद ही अपने लिए ऐसा आत्मघाती हालत पैदा कर लूँगा कि खून किया होना कबूल करने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। फिर बाकी ज़िंदगी जेल में सड़ूंगा। एक शर्त मानो तो मैं तुम्हें इस दुश्वारी से निजात दिला सकती हूँ। कैसे? मैं कन्फेस कर लेती हूँ कि हितौरा में जो आदमी तुम्हारे कमरे में मरा पाया गया था उसका कत्ल मैंने किया था। क्या पागल है क्या? फिर तुम आराम से कातिल की तलाश करना और जब तुम्हारी तलाश कामयाब हो जाए तो मुझे छुड़ा लेना। शर्त क्या है? मेरे लिए नाबालिग नाबालिग भजना बंद करो। मेरी बात पे यकीन करो, मैं 21 साल की हूँ। हे भगवान, अब फिर तो ओवरनाइट 21 की हो गई। और तुम मेरे से शादी करो। व्हाट नॉनसेंस। अरे कठोर हनीमून ही कर ले। तू चाहती है कि मैं उठ के चला जाऊं यहाँ से? नहीं,
तो फिर वाहियात बातें बंद कर। आपकी आज्ञा का पालन होगा नाथ। प्राण कहाँ गया? वो हंसी। बस ये मिजाज ठीक है, इसी को कायम रख और मेरी बात सुन। जी, इस केस में कई लोगों की दखल है, जैसे कि मकतूल की बेवा निकोल डिसिल्वा, अपनी उम्र 102 साल बताने वाला आर्ट कलेक्टर कम थीफ मिस्टर लोबो, उसका फैंसी गोवानी जमूरा पाब्लो सिक्वेरा, जिसे तू जानती ही है, जिसके साथ कल तू रम डूडल में झूम झूम कर डांस कर रही थी। आई सेड सॉरी ऑलरेडी। लोबो का दूसरा जमूरा जनरल हैंडीमैन रायमाची नाम का वो गैंडे जैसा नेपाली। इतने लोगों का दखल साफ है। और भी होंगे जिनसे मेरा अभी वास्ता नहीं पड़ा है, जैसे कि 2 चीनी गैंगस्टर जो कि एक दूसरे कलेक्टर एंटोनियो वांग के हैंचमैन बताए जाते हैं। अब ऐसा हिंट सामने आया है कि मिस्टर लोबो के खिलाफ मेरी हेल्प के तलबकार मकतूल की बेवा की मिस्टर लोबो के ही साथ मिली भगत है। वो कोई गहरा गेम खेल रहे हैं। कोई गेम तो वो बराबर खेल रही है। तुझे क्या मालूम? तू तो उसे जानती तक नहीं। जानती हूँ। कैसे? रम डूडल में जब मैं छब्बेदार बालों वाले झाऊ के साथ डांस कर रही थी ना, तो उसी ने पहले उसे तुम्हारे साथ वहाँ पहुँचते देखा था और मुझे बताया था कि वो कौन थी। तुम पाब्लो सिक्वेरा की बात कर रही हो? हाँ, जो झाऊ जमूरा कल रात मेरे साथ था। अगर ये उसका नाम है तो हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। और क्या बोला वो? और उस औरत को देखते ही भड़के हुए लहजे में बोला, क्या? सस्पेंस मत फैला, जल्दी से बता। बिच। वो गोबानी छोकरा पाब्लो सिक्वेरा उस औरत को जो मेरे साथ थी उसे बिच बोला। और मैंने क्या कहा? बाय द वे, बिच कुतिया को कहते हैं ना? हाँ, तुम्हारे साथ थी इसलिए मुझे भी लगी थी। तू लपेट कर मुझे कुत्ता कह रही है? पागल हुए हो क्या? अभी क्या शादी के लिए मैंने कुत्ते को प्रपोज किया था? वैसे कुत्ते वाली खूबी तुम्हारे में है तो समझो बल्ले बल्ले। कौन सी खूबी? जो मशहूर है। कौन सी? डॉग्स ड्यूरेशन। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और मैचिंग खूबियाँ हैं, हॉर्सेज अलॉन्गेशन, बुल्स पेनिट्रेशन। आई बात समझ में? तौबा, कितनी बिगड़ी हुई लड़की थी। और तभी वेटर लंच की ट्रॉली लुढ़काता हुआ वहाँ पहुँचा। रात को 9 बजे के करीब होटल के मैगजीन फ्लोर पर स्थित रेस्टोरेंट में हम डिनर के लिए मौजूद थे, जबकि इंस्पेक्टर तारानाथ विसुराल वहाँ पहुँचा। उसकी निगाह पैन होते हुए सारे रेस्टोरेंट में फिरी। मेरे पर निगाह पड़ते ही जैसे वो फर्श रौंदते टेबल पर आ पहुँचा। हेलो, वेलकम, मैंने उससे स्वागत भरे स्वर में कहा। उसने जलती हुई निगाहों से मुझे देखा। तशरीफ़ रखिए। वो धम से एक कुर्सी पर बैठा। कैसे आए इंस्पेक्टर साहब? तुम्हें मालूम है कि कैसे आया? समझा नहीं। सांत्रो कहाँ है? सांत्रो? कौन सी सांत्रो? सवाल के बदले सवाल करके तुम जवाब को नहीं टाल सकते। मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो सड़ा डालूंगा जेल में। खबरदार। पायल उससे ज़्यादा भड़क कर बोली। खबरदार जो मिस्टर कोहली के साथ ऐसे मवालियों जैसे लहजे में बात करी। एक तो बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ चढ़ दौड़े और ऊपर से इसे चुप कराओ। पायल चुप। लेकिन इंस्पेक्टर साहब रीज़नेबल आदमी हैं, जो कह रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर कह रहे हैं। ओह, वो खामोश हो गई। इंस्पेक्टर फिर मेरी तरफ मुखातिब हुआ। कल रात कहाँ थे? आपको मालूम है मैं कहाँ था? आपके अपने आदमी तो मुझे होटल वापस छोड़ के गए थे। इतना सोया था कि दोपहर को उठा था, फिर लंच किया था, फिर 2 बजे के करीब हम साइट सीइंग के लिए पाटन चले गए थे, जहाँ हम दरबार स्क्वायर घूमे, अशोक स्तूप देखा और फुलचाकी बौद्ध मठ गए। हितौरा गए? बिल्कुल, आपको मालूम ही है, वहीं तो आपसे पहली मुलाकात हुई थी। मैं पहली मुलाकात की बात नहीं कर रहा। तो तुम कल रात भी हितौरा गए थे, जहाँ पुलिस स्टेशन के फ्रंट यार्ड से तुमने वहाँ खड़ी हद प्राण सेवियर डिसिल्वा की हालिया खरीदी वो नीले रंग की सेकंड हैंड सैंतो चुराई थी और जो उसकी मौत के बाद से वहाँ खड़ी हुई थी। जब मेरे पास पहले से फर्स्ट क्लास कंडीशन में रेंटल वोलेक्स वैगन है तो मैं सेकंड हैंड सैंत्रो अपने सर पर मारना था। तुम कल रात हितौरा नहीं गए थे? जी बिल्कुल नहीं गया था। वहाँ से तुमने हद प्राण सेवियर डिसिल्वा की सैंत्रो नहीं चुराई थी? नहीं चुराई थी। ठीक है, इस वक्त तुम्हारा ये जवाब मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मैं निर्विवाद रूप से साबित करके दिखाऊंगा कि ये करतूत तुम्हारी
सिर्फ तुम्हारी थी, और ऐसा बहुत जल्द होगा मिस्टर कोहली। तब अपना अंजाम देखना, बहुत बुरा होगा, याद रखना। जैसा फर्श रौंदते वो वहाँ पहुँचा था, वैसे ही वो वहाँ से रुखसत हुआ। पीछे कितनी ही देर खामोशी छाई रही। उस दौरान पायल अपलक मुझे देखती रही। क्या? तो तूने सांत्रिया शर्तें चुराई थी? क्या बकती है? तेरे माथे पर लिखा है। मैं अब तक तुझे खूब समझने लगी हूँ, इसलिए जानती हूँ कौन सा काम तूने किया हो सकता है और कौन सा नहीं किया हो सकता। अब सजा के तौर पर यहीं पर गले लगा कर मुझे पप्पी कर, वरना मैं इंस्पेक्टर को बुलाकर तेरी पोल खोल दूंगी। कौन सी पोल? रात को तू अपने कमरे में नहीं था, मैंने खुद चेक किया था। मिलॉर्ड, मैं मुजरिम के खिलाफ सरकारी गवाह बनना चाहती हूँ, वो नाटकीय भाव से बोली। अरे धीरे बोल कम्बक, बल्कि चुप कर। तो फिर जो कहा है करो। यहाँ ये सब नहीं हो सकता, इतने लोग देख रहे हैं। प्रोनोट लिख के दे दे। क्या? गिव मी इन राइटिंग दैट यू ओ मी अ हग एंड अ किस। तहरीर पर 2 गवाहों के साइन होने चाहिए, वरना तू साला मुकर जाएगा। पायल, बस ज़मानी नहीं, मैं तेरे से इतना बड़ा हूँ, कद में, उम्र में। ऐसा कोई बड़ा बड़ा नहीं होता। ऐसा कुछ होता है तो ये होता है कि तू मेरे से पहले का पैदा हुआ है। साला पुराना माल है, बड़ा बड़प्पन से होता है। बड़प्पन वक्त की नज़ाकत पहचान कर उसके मुताबिक व्यवहार करने से होता है। काफ़ी सयानी बातें कर रही है। मैं हूँ ही सयानी। 22 साल में बहुत सयानफ आ जाती है। अब 22 की हो गई। हे भगवान। ये सब बातें छोड़ और ये याद रखना कि मुझे प्रॉमिस किया है तुमने झप्पी करने का और पपी देने का। हाँ हाँ, याद रहेगा। और ये बहाना भी नहीं चलेगा कि प्रॉमिस करते वक्त तू नशे में था। नहीं करूँगा। जीता रहे मेरे सब शहजादे। अब ड्रिंक मंगा। मैंने वेटर को इशारा किया। किसी ने ऐन दुरुस्त कहा है कि मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती। इस बात का सबूत मुझे तब मिला जबकि डिनर के बाद हम होटल की लॉबी से गुजर रहे थे। एक रिसेप्शन क्लर्क ने रिसेप्शन होल्ड स्टेशन के पीछे से हाथ हिलाकर मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और डेस्क टेलीफोन की तरफ इशारा किया। मैंने रिसेप्शन पर जाकर कॉल रिसीव की। राय माझी बोलता हूँ, मिस्टर लोबो बात करेंगे। होल्ड। मिस्टर कोहली? मिस्टर लोबो की एक पतली सी आवाज़ है। आज सुबह हमारे में जो बात हुई थी उसको थोड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात में कुछ तब्दीली आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि आप क्रिश सिंगापुर वाले वांग के आदमियों को ना सौंपें। क्यों? आप तो कहते थे मैं क्रिश उन्हें नहीं सौंपूंगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। वो लगता है कि मैंने बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया था। मौजूदा हालात में बराए मेहरबानी आप वो कीजिए जो मैं अब आपको कह रहा हूँ। मैं सोचूंगा इस बाबत। सोचना नहीं है, सोच मैंने लिया है। आप सिर्फ। मैंने फ़ोन रख दिया। मैं रिसेप्शन पर से हटा तो मुझे परे एक पिलर की ओट में एक सोफ़े पर निकोल डिसिल्वा बैठी दिखाई दी। मैं पायल के पास पहुंचा। तू कमरे में जा और वहीं टिकना, बिना पहचाने किसी को दरवाज़ा नहीं खोलना। बात क्या है? अभी किसका फ़ोन था? बताऊंगा, सब बताऊंगा लौट के, पर अभी तू जा। तुम कहीं जा रहे हो? मैंने कहा जा, है ना, मैं यहीं हूँ। कोई पंगा तो नहीं? कोई पंगा नहीं मेरी माँ, अब जा। और वो चली गई। निकोल की मेरे से निगाह मिली। वो उठने लगी तो मैंने उसे वहीं टिकने का इशारा किया। उसने सहमति में सर हिलाया। उसके हाथ में एक मैगज़ीन थी जिसे खोलकर उसने अपने गोद में अपनी फेमस भानुमति के पिटारे जैसे हैंडबैग के ऊपर डाल दिया। मैं उसके करीब पहुंचा। उसके सामने एक सोफ़ा चेयर पर बैठ गया। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतज़ार। क्यों? क्रिश लेने आई हूँ। क्या? तुम्हारे पास है, तुम्हें पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, वरना मैं तुमको शूट कर दूँगी। यहाँ लॉबी में इतने सारे लोगों के सामने। फिर तेरा क्या होगा सांभी? मुझे हड़काओ मत, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। एकाएक फिर तुम्हें क्यों लगने लगा कि क्रिश मेरे पास है? क्योंकि तुमने सेवियो की कार चोरी की है। कार और क्रिश का क्या रिश्ता? क्रिश ज़रूर कार में कहीं था और तुमने इस बात की खबर थी। ओह, तो पुलिस को खबर देने वाली तुम थी कि मैं कार चोर था। ये बातें छोड़ो, जल्दी फैसला करो कि क्रिश मुझे सौंपते हो या। वो खामोश हो गई। मैंने देखा एक बेल बॉय हमारे करीब आ रहा था। मैं प्रतीक्षा करने लगा। बेल बॉय मेरे सामने पहुंचकर ठिठका और अदब से बोला, सर, रिसेप्शन पर 2 श्रीमंत मौजूद हैं जो आपको पूछ रहे हैं। मुझे? सुधीर कोहली को? जी हाँ। मैं उन्हें खबर करूं कि आप यहाँ हैं?
मैंने रिसेप्शन की तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ 2 चीनी खड़े थे, गैंगस्टर्स, बकौल मिस्टर लोबो एंटोनियो वांग के आदमी। दोनों बिजनेस सूट पहने थे। एक के हाथ में काले रंग का ब्रीफकेस था और गैंगस्टर लगने की जगह किसी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव लग रहे थे। रिसेप्शन पर आता हूँ कहकर मैंने बेल बॉय को विदा किया और वापस निकोल से संबंधित हुआ। सुना बेल बॉय ने क्या कहा और मैंने क्या कहा, अब गोली मार, नहीं तो मैं रिसेप्शन पर जाता हूँ। वो चुप रही। उठा और रिसेप्शन की ओर मैं बढ़ गया। गन शर्तियाँ मैगजीन के नीचे छुपे उसके हाथ में थी, लेकिन मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो वहाँ गोली चलाने की हिम्मत कर सकती थी। अलबत्ता उसके रिसेप्शन पर मेरे पीछे पहुँच जाने की उम्मीद मुझे बराबर थी। ऐसा नहीं हुआ। वो वहीं बेचैनी से पहलू बदलती रही। मैं रिसेप्शन पर पहुँचा। आई एम सुधीर कोहली, यू पीपल वांट टू स्पीक टू मी। यस प्लीज़ मिस्टर कोहली, मेरा नाम मिकी चान है, ये मेरे कंपेनियन टेडी लॉन्ग है। हेलो हेलो हमने किया और हाथ मिलाया। बहुत मुश्किल से हम आपको लोकेट कर पाए, मिकी चान बोला। क्या चाहते हैं? उसने अपने जोड़ीदार की तरफ देखा। कहीं चल कर बात करना चाहते हैं, लेडी टांग बोला। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? जवाब देने की जगह उसने एक अर्थपूर्ण निगाह मेरे कंधे पर से मेरे पीछे डाली। मैंने घूम कर देखा तो पीछे निकोल को खड़ी पाया। पता नहीं कब वो मेरे पीछे आकर खड़ी हुई थी। अब मैगज़ीन तो उसके हाथ में नहीं थी, लेकिन दायां हाथ वो तब भी अपने असाधारण आकार के बैग के पीछे छुपाई थी। क्या फ़ायदा? मैंने हिंदुस्तानी में उसे घुड़का। उसने जोर से थूक निकली। उसके हाथ में कुछ हिलडुल हुई। बैग खुला बंद हुआ। फिर बैग उसकी बाईं बाह में झूलने लगा और दायां हाथ दिखाई देने लगा, यानी कि गन वापस बैग में पहुंच चुकी थी। ये मेरी मंगेतर निकिता है, ये मिस्टर चान है, ये और ये मिस्टर लॉन्ग है। फिर हलो हलो हुई। अगर हम मेरे रूम में चलें तो कैसा रहे? ओके, मिकी चान ने कहा। टेडी लॉन्ग और निकोल के सर मशीन की तरह सहमति में हिले। हम तीनों कमरे में पहुंचे। वहाँ 3 ही कुर्सियाँ थी, इसलिए निकोल को बेड पर बैठना पड़ा। जो आदमी, चान बोला, आप जानते हैं कौन सा आदमी? वो इंडियन था। उसके साथ एक कटे बालों वाली मैडम थी, वो भी उसी जैसी इंडियन थी। कहीं ये वो तो नहीं है? उसने निकोल की तरफ इशारा किया। नहीं, वो ही हैं तो ये जानती हैं कि क्यों यहाँ हैं। ये वो नहीं है? ठीक है, फिर हम सीधे मतलब की बात पर आते हैं। मिस्टर कोहली, हम नहीं जानते कि आप तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं, कैसे फिट होते हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा हमें बराबर है कि आपका रोल बिचौलिए का है। कीमत बोलिए। कीमत? किस चीज़ की? अपनी जान की। क्या? आइटम की। लॉन्ग जल्दी से बोला। साले चिंकी? मैं कैर बरपा निगाह से चांद की तरफ घूरता बोला। मेरे को हूल देने की कोशिश की तो नतीजा गंभीर होगा। चांद के गले की घंटी जोर से उछली। लॉन्ग ने आंखों में उसे शांत रहने का इशारा किया। मुझे निकोल की तरफ संदेशा था। लसूड़ी की तरह चिपकी वो वहाँ साथ चली आई थी, और जब तक उसके बैग में गन थी तब तक उसके मिजाज का ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता था। मैं उठकर खड़ा हुआ। सहज भाव से मैं यूं उसके करीब पहुंचा जैसे उसके आगे से गुजरने की प्रक्रिया में था। एकाएक मैंने उसका बैग झपट लिया। क्यों खामखा बोझा उठाए हो डालने? मैं मीठे स्वर में बोला। लाओ इसे टेबल पर रख दो। लेकिन टेबल पर रखने की जगह मैंने उसे दराज में बंद कर दिया। तब कहीं जाकर निकोल को सूझा कि क्या हो गया था। वो उठकर टेबल की तरफ झपटी तो मैंने उसके रास्ते में पाँव अड़ा दिया। वो धड़ाम से मुंह के बल कारपेट पर गिरी। दोनों चीनी भौचक्के से वो नज़ारा देख रहे थे। निकोल पूर्ववत कारपेट पर खड़ पड़ी थी। उसकी हिलती उठती गिरती पीठ से लगता था कि वो सुबक रही थी, जो इस बात का सबूत था कि कोई गंभीर चिंताजनक चोट उसे नहीं लगी थी। मैंने उसे उठाने का कोई उपक्रम नहीं किया। अब मैं बोला, तरीके से बात करो जो करनी है, उस ज़बान में करो जो मेरी समझ में आए। इशारेबाजी नहीं, बूझ पहली बिल्कुल नहीं, क्विज प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं। नाउ कम ऑन, आउट विद इट। हम क्रिश के असली मालिक के प्रतिनिधि हैं, चांद बोला। हमें विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि क्रिश तुम्हारे कब्जे में है। अपने एम्प्लॉय के हुक्म पर वो हमने हासिल करना है और हासिल करके रहना है, फौजदारी से, कैसे भी। हमारे मिशन में सब जायज़ है। निकोल तब तक उठ गई थी और ड्रेसिंग टेबल पर जा बैठी थी। ब्रीफकेस बेड पर डालो, मैं बोला। चांद ने मेरे आदेश का पालन किया।
मेरी तलाशी लो और मुझे अपनी तलाशी लेने दो। उन्होंने उल्लुओं की तरह पलकें झपकाई ताकि पता चले कि हाँ, खून खराबे वाली तैयारी किसकी है। ओ, दोनों के मुंह से एक साथ लंबी ओह निकली। फिर मैंने इत्मीनान से उन दोनों के और उन दोनों ने मुझे बारीकी से टटोला। कोई हथियार बंद नहीं था। फ़ोन की घंटी बजने लगी। दोनों सकपकाए। निकोल के चेहरे पर बेचैनी के भाव आए। मैंने आगे बढ़कर कॉल रिसीव की। मिस्टर कोहली। मिस्टर लोबो की आवाज़ आई। मैं दरख्वास्त करता हूँ, बल्कि अपील करता हूँ, कोई ऐसा कदम ना उठाना जो। मैं बाथरूम में हूँ, फिर बात करूँगा। और मैंने वापस फ़ोन क्रेडल पर पटक दिया। क्लोजेट से तुम्हारी आइटम निकालने जा रहा हूँ, कोई एतराज़? दोनों ने हिचकिचाते हुए इनकार में सर हिलाया। तीव्र विरोध में निकोल का मुंह खुला, लेकिन मेरी निगाह की घुड़की ने उसे बोलने नहीं दिया। मैंने क्रिश पेश किया। मखमल का बक्सा खोलकर मैंने सेंटर टेबल पर रखा। सब उस पर झुक गए। शुरू से था, तुम्हारे पास ही शुरू से था। मैं पहले से ही कहती थी कि। निकोल के मुंह से करहा की तरह निकला। हनी, प्लीज़ कीप क्वाइट। मेरे स्वर में नकली मिठास थी। दोनों क्रिश वाला बक्सा उठाकर बालकनी में ले गए और वहाँ उसका मुआयना करने लगे। पीछे मैंने दराज में से निकोल का हैंडबैग निकाला, उसमें से गन बरामद की, उसकी बुलेट्स की एक एस्टर मैगजीन बरामद की, उसे अपने कब्जे में किया और हैंडबैग निकोल के करीब जाकर उसकी गोद में डाल दिया। मुझे धोखा दिया तुमने। जो हुआ उसको अभी भी अनहुआ किया जा सकता है। सिर्फ इतना बोलो कि सेवियो को जहर किसने दिया था? किसी ने नहीं दिया था। क्या मतलब? उसने खुद जहर खाया था। क्या? खुदकुशी की थी उसने। कई बार ऐसा हिंट दे चुका था, आखिर कर ली। तुम्हें क्या पता? मुझे अंदाज़ा है, लेकिन खामा-खां का अंदाज़ा नहीं है। पुख्ता बुनियाद पर टिका अंदाज़ा है मेरे पास। कोई ऑल्टरनेट अंदाज़ा? अगर उसने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल हुआ, तो यकीन जानो जो हुआ मिस्टर लोबो के इशारे पर हुआ होगा। कैसे और किसके लिए? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि राय माजी उसके कहे पर कुछ भी कर सकता है। सेवियो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन जब करता था तो उसे पता नहीं लगता था कि उसके साथ क्या बीत रही थी। ऐसे लापरवाह शख्स को धोखे से जहर खिला देना क्या बड़ी बात है? तो ये काम राय माजी ने किया? हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये काम तुमने किया हो। नो, नेवर। ये मेरे पर बेजा इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम नहीं लगाया, एक संभावना बता रहा हूँ। तुम्हें तो ऐसी कोई संभावना भी जाहिर नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे मन में ऐसी बात आई ही क्यों? क्योंकि मौत के कारोबार में तुम्हारा भी दखल है। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? गन तो तुम साथ लेकर फिरती हो। वो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए करती हूँ। सेवियो ने प्रॉम्प्ट किया था, पहले भी तो बोला था। तभी दोनों चीनी कमरे में वापस लौटे। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। थैंक यू मिस्टर कोहली। वो ब्रीफकेस? चांद बोला। उठा लूँ? नहीं, तुम ले लो उसे। मैं किस ले लूँ? उठाओ, खोलो, देखो। मैंने बेड पर से ब्रीफकेस अपनी तरफ सरका कर उसके कैश ट्राई किया तो पाया वो लॉक्ड नहीं था। मैंने उसे खोल कर ढक्कन उठाया। भीतर 100 डॉलर के नोट्स की कई गड्डियाँ मौजूद थी। 50 लाख रुपया डॉलर में। क्रिश हमारा, रकम आपकी। चांद बोला। मत लेना। उछल कर खड़ी होती निकोल चिल्लाई। ये धोखा है, ये ठगी है। मिस्टर लोबो 1 करोड़ रुपया देगा, 2 करोड़ तक भी जा सकता है। सेवियो ने खुद मुझे ऐसा बोला था। सुधीर कोहली? मैं खुद बोला। द लकी बास्टर्ड। ओनली बास्टर्ड, नॉट लकी। यू आर अ सन ऑफ अ बिच सुधीर कोहली, वो चिल्लाए। ओरिजिनल, द वेरी फर्स्ट। इस जगत प्रसिद्ध बिच ने जितने सन पैदा किए हैं उनमें पहला, पहलौटी का। लेडी, आई टेक प्राइड इन बीइंग अ सन ऑफ अ बिच। यू कोई ओरिजिनल गाली देना, कोई अछूता कोसना मुंह से निकालना। 51 रुपये नकद इनाम दूंगा। दांत पीसती वो खामोश हो गई। मैंने गड्डी उठाकर उसकी फुरहरी लगाई। मेरा माथा ठनका। डॉलर की नई गड्डी को फुरहरी लगाने से उसमें से एक खास मेटेलिक आवाज़ निकलती थी जिसकी मुझे पहचान थी। वो आवाज़ तो मुझे सुनाई नहीं दी थी। मैंने और गौर से ऊपर के कुछ नोटों का मुआयना किया, फिर गड्डी को वापस ब्रीफकेस में डालकर उसका ढक्कन गिरा दिया। मैं बेड के पास से हटा। आज क्या दिन है? निकोल के चेहरे पर उलझन के भाव आए। शुक्रवार। तारीख 13। फ्राइडे द 13। बड़ी उजाड़ू तारीख है यार, जिसका हमेशा मेरे पास असर होता है। असर? कैसा असर?
पागलों जैसी हरकतें करने लगता हूँ, इसलिए 50 लाख में कृष्ण दे दिया। मुफ्त में दिया है तुमने। क्या मतलब? निकल लो, मैं चीनियों से बोला, और ब्रीफ केस भी ले जाओ। दोनों के चेहरों पर सख्त हैरानी के भाव आए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, निकोल तड़प कर बोली। उसने हैंड बैग खोलकर उसमें हाथ डाला। जाहिर था उसे नहीं मालूम हुआ था कि गन मैंने निकाल ली थी। हैंड बैग में गन ना मिलने से उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। फिर वो दरवाजे की तरफ लपकी, अब बगुले की तरह वहाँ से निकल गई। फिर दोनों चीनी भी क्रिश के बक्से और अपने ब्रीफ केस के साथ वहाँ से रुखसत हो गए। लेकिन प्रॉब्लम की कोड़मकाल अभी भी मुकम्मल नहीं हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बालकनी में बैठा सिगरेट का आनंद लेता रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने स्थान से उठा। रास्ते में मैंने सिगरेट को ऐश ट्रे में झोंका और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं लगेज रैक के, जो कि दरवाजे के एन बाजू में था, करीब पहुंचा तो इत्तेफाक से ही मेरी निगाह उधर उठ गई। वहाँ पड़े मेरे सूटकेस के ऊपर काले रंग का ब्रीफकेस पड़ा था। काले रंग का ब्रीफकेस। मैं झपट कर उसका स्प्रिंग लॉक खोले और बंद किए। वही था। दोनों चिंकी मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा चालाक और हरामी निकले थे। जाते जाते ब्रीफकेस वहाँ सरका गए थे और मैं अंधा था जिसे खबर नहीं लगी थी। दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। व्याकुल भाव से मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कहाँ? कोई जगह माकूल नहीं थी। ब्रीफकेस उठाकर मैं वापस बकुल्ले की तरह बालकनी में पहुंचा। मैंने नीचे निगाह डाली। नीचे होटल का स्विमिंग पूल था, जो उस मौसम में रात की उस घड़ी सुनसान होता था। दस्तक फिर पड़ी। इस बार पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा आधिकारिक। मैंने ब्रीफकेस को पूरी शक्ति से हवा में उछाला। वो नीचे स्विमिंग पूल में जाकर पड़ा। ये देखने का मेरे पास वक्त नहीं था कि मेरी उस हरकत की नीचे कोई प्रतिक्रिया हुई थी या नहीं। मैं वहाँ से हटा, बाथरूम में पहुँचा, मुंह हाथ गीले किए, उन्हें एक हैंड टॉवल से पहुँचता दरवाजे की ओर बढ़ा। रास्ते में एकाएक में ठिठका। गन, एक्स्ट्रा मैगजीन, मेज के दराज में। अब उन दोनों चीज़ों के साथ वापस बालकनी में जाने का भी वक्त नहीं था। मुझे उनका ख्याल पहले नहीं था तो ब्रीफकेस के साथ आना चाहिए था। मैंने फुर्ती से दराज में से दोनों चीज़ें निकाली। गन को अपनी पीठ पीछे पतलून की बेल्ट में खोसा, मैगजीन को एक जेब के हवाले किया और दरवाज़ा खोला। बाहर एक बावरदी इंस्पेक्टर, 3 सिपाही, फ्लोर वेटर और एक रौबदार काले सूट वाला व्यक्ति मौजूद था। काला सूट होटल के सीनियर स्टाफ की वर्दी थी और उसका रौब जताता था कि वो कोई उच्च अधिकारी था। मिस्टर कोहली, इंस्पेक्टर सख्ती से बोला। यस। इतनी देर से दरवाज़ा बजा रहे हैं, आपने खोला क्यों नहीं? सर, बाथरूम में था। हटिए, रास्ता छोड़िए। बात क्या है? अभी मालूम पड़ जाएगा। नहीं, आप पहले बताइए। मेरा नाम इंस्पेक्टर ध्रुव खड़का है, क्राइम ब्रांच से हूँ मैं। काले सूट वाले ने अपना परिचय देने की कोशिश नहीं की। यहाँ कौन सा क्राइम हुआ पड़ा है? हमें विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ा है कि आप काउंटरफीट करेंसी में डील करते हैं। व्हाट नॉनसेंस। और इस घड़ी यहाँ बहुतायत में काउंटरफीट करेंसी डॉलर उपलब्ध है। दैट्स अटर नॉनसेंस। तलाशी होगी, रास्ते से हटी। लेकिन सर, आप सरकारी काम में अड़ंगा लगाएंगे तो आपको हथकड़ी पहनाकर कॉरिडोर में खड़ा कर दिया जाएगा। मैं एक और हटा। सब दंदनाते हुए भीतर घुस आए। चिंकियों ने मुझे फंसाने की बहुत बड़ी साजिश रची थी, जिससे मैं संयोग से ही बच गया था। नकली करेंसी मेरे पर थोपने के उनके 2 फायदे थे। एक तो उनकी रकम बचती, दूसरे उसके पोजीशन की वजह से मैं गिरफ्तार हो जाता तो उनके पीछे न पड़ पाता। जब तक वो काठमांडू से निकल न जाते तब तक मेरा बोरिया बिस्तर रहना उनके लिए बहुत ही भारी मेरा बोरिया बिस्तर बंधना उनके लिए बहुत ही भारी सहूलियत की बात थी। लिहाजा मुझे किसी से पूछने जाने की ज़रूरत नहीं थी कि पुलिस को डॉलर के नकली नोटों की बाबत टिप उन दोनों में से किसी ने दी थी। वो लोग कोई सुई तलाश नहीं कर रहे थे, फिर भी उनकी तलाशी में आधा घंटा लगा था। उन्होंने एक एक जगह को कई बार देखा, टटोला, जांचा, परखा। आखिर उन्होंने हथियार डाल दिए। गनीमत थी कि मेरी तलाशी उन्होंने नहीं ली थी। उन्हें नकली डॉलर से भरे ब्रीफकेस की तलाश थी, जो कि मेरे किसी जेब में नहीं समा सकता था। इंस्पेक्टर ने असहाय भाव से मेरी तरफ देखा। मैंने फरमाइशी जमाई ली। 100 डॉलर के नोटों में लाखों डॉलर। वो बोला, कहाँ गए? यहाँ गए। मैंने अपने पेट की तरफ उंगली की। क्या? खा गया जी। अब बरामदी के लिए मेरा पेट फाड़ दीजिए। मजाक मत करो। लगता है कोई गुमनाम टिप मिली है आपको। हाँ, जो कि गलत निकली। या फिर आपने कोई करतब दिखाया?
क्या करतब दिखा दिया? कैसे दिखा दिया? ये तो आप बताएंगे। भाई मुझे कुछ मालूम हो तो बताओ ना, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। और ये मालूम है कि बस पुलिस को कोई गुमनाम टिप मिली है जो कि वर्ल्ड वाइड फिनोमिना होती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। तकलीफ़ की माफ़ी मिस्टर कोहली, गुड नाइट। वो सब रुखसत हो गए। पीछे मैंने चैन की मील लंबी सांस ली, लेकिन योर्स ट्रूली को चैन कहाँ, ख़ास तौर से उस केस में। 1 घंटे बाद मैं सोने की तैयारी कर रहा था, जबकि दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। किसी ने दस्तक की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने का सब्र ना था। साथ ही दरवाज़ा भड़बड़ाया जा रहा था। फिर पुलिस? होटल वालों की तो ऐसी बदसलूकी की मजाल हो नहीं सकती थी। परेशान हाल मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाज़ा खोला तो किसी ने मुझे धक्का दिया। लड़खड़ाता मैं कई कदम पीछे हटा और धराशायी होने से बाल बाल बचा। बुलडोज़र की तरह इंस्पेक्टर तारानाथ विसुराल भीतर दाखिल हुआ। मैंने उसकी पीठ पीछे निगाह डाली तो मुझे कई और पुलिसिये और होटल कर्मी दिखाई दी। होटल कर्मियों में वो रौबदार काले सूट वाला व्यक्ति भी था जो पिछले क्राइम ब्रांच वाले इंस्पेक्टर के साथ भी था। पुलिसिये मेरे देखते देखते भीतर दाखिल हुए और सारे कमरे में फैल गए। कोई बालकनी में गया, कोई बाथरूम में दाखिल हुआ, कोई क्लोजेट के गले पड़ा। मेरा सूटकेस तक उनकी तलाश का मरकज़ था। माजरा क्या था? क्या एक ही गुमनाम टिप एक साथ पुलिस के 2 महकमों को मिली थी? अब मैं गन और उसके एस्टर मैगजीन के बारे में फ़िक्रमंद नहीं था। क्राइम ब्रांच वालों के फेरे के बाद वो दोनों चीज़ों में अपने रेंटल वॉक्स वैगन में छुपाया था, जहाँ से अगर बरामदी होती तो मैं दावा कर सकता था कि उन दोनों चीज़ों की कार में मौजूदगी की मुझे कोई खबर नहीं थी। वो ज़रूर कार मेरे द्वारा किराए पर लिए जाने से पहले ही वहाँ मौजूद थी। वो दलील कमज़ोर थी, लेकिन मैं जानता था मैं उस पर अड़ा रहता तो चल सकती थी। अगर सांत्रों की तलाश है, मैं कल पे लहजे से बोला, तो वो तकिए के नीचे है सर। चुप रहिए, अनाप शनाप बोलकर अपनी प्रॉब्लम्स ना बढ़ाइए। आप पहले ही बहुत बखेड़ा खड़ा कर चुके हैं। मेरे लिए उसका सभ्य औपचारिक संबोधन ही इस बात का पर्याप्त सबूत था कि मामला गंभीर था। काले सूट वाला व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मिस्टर कोहली, अब और नहीं चलेगा। वो भी इंस्पेक्टर जैसे सख्त लहजे में मुझसे बोला। क्या और नहीं चलेगा जी? और आप हैं कौन? मैं होटल का डीजीएम हूँ। डीजीएम? डिप्टी जनरल मैनेजर? जी। डिप्टी साहब, जनरल साहब, मैनेजर साहब, जो बात आधी रात को आकर कह रहे हो वो सुबह नहीं कही जा सकती थी? जब पुलिस अब पहुंची तो? ओह, तो पुलिस की वजह से आप यहाँ हैं? पुलिस का तो यूं आपके रूम में फेरे पर फेरा पड़ रहा है जैसे। मैं कोई वीआईपी तो हूँ नहीं, स्टेट गेस्ट हूँ जिसकी सलामती की फ़िक्र करना उनकी ड्यूटी है। आप स्मगलर हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, वांटेड क्रिमिनल हैं। केयरफुल, केयरफुल मिस्टर डीजीएम, और एल्स आई विल sue you फॉर डिफेमेशन ऑफ माई कैरेक्टर। हड़बड़ाकर उसने इंस्पेक्टर विसुराल की तरफ देखा। आप कपड़े पहन लीजिए। कपड़े पहन लो? आपको दिख नहीं रहा मैंने कपड़े पहने हुए हैं? ठीक है, आप ऐसे ही हमारे साथ चलिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। आपके साथ? मेरा दिल डूबा। कहाँ चलना है? मालूम पड़ जाएगा। आप चलें या आप ड्रेस चेंज करेंगे? नहीं, मैं चेंज करूँगा। तो कीजिए, टाइम ज़ाया किए बिना बगैर। वहीं कुर्ता पजामा उतार के मैंने पतलून कोट वगैरह पहना। फिर जुलूस की सूरत में हम नीचे लॉबी में और आगे मार्की में वहाँ पहुँचे जहाँ पुलिस की 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। मुझे अगली गाड़ी में सवार कराया गया। मेरे साथ इंस्पेक्टर, 2 पुलिसिये बैठे, बाकी के पिछली गाड़ी में सवार हो गए। होटल कर्मी, डीजीएम साहब समेत पीछे ही ठिठके खड़े रह गए। कार आगे सड़क पर दौड़ चली। इंस्पेक्टर से मुखातिब होने के लिए मैंने कई बार मुंह खोला, लेकिन इंस्पेक्टर के रौद्र रूप के मद्देनज़र मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। लेकिन आखिर मुझे बोलना पड़ा। ये तो पुलिस हेडक्वार्टर का रास्ता नहीं है। कौन बोला हम हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं? तो हम कहाँ जा रहे हैं? मालूम पड़ जाएगा, खामोश बैठो। मैं सिगरेट पी सकता हूँ? नहीं। मैं खामोश हो गया। कारें एक हॉस्पिटल के परिसर में दाखिल हुई, लेकिन फ्रंट में प्रवेश द्वार का रुख करने की जगह विशाल इमारत का घेरा काट कर पिछवाड़े की तरफ बढ़ी। पीछे एक विशाल यार्ड था जिसमें एक मंजिला इमारत थी जिसके प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगा था, शवगृह। मेरा दिल बैठने लगा। मेरे जहन पर कई चेहरे उभरे,
जिनमें से कोई लाश में तब्दील हुआ भीतर पड़ा हो सकता था। हम भीतर एक हॉल में पहुंचे। वहाँ 2 टेबल्स पर सफ़ेद चादरों से ढके 2 जिस्म मौजूद थे। कौन कौन